हेलो स्टूडेंट्स हम आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे उसका नाम है हीट इंजन। एक हीट इंजन किस तरह से वर्क करता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या एफिशिएंसी होगी, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट इंजन, हीट इंजन क्या है? ये एक डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज ए डिवाइस which converts heat energy into mechanical energy। ओके, इसमें एक सोर्स होगा, सोर्स जो कि हाई टेम्परेचर T1 पर होता है। एक वर्किंग सब्सटेंस होता है, जैसे कोई गैस हो सकती है। ये वर्किंग सब्सटेंस सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए इसने Q1 हीट एब्जॉर्ब की, फिर इस हीट को एब्जॉर्ब करके कुछ वर्क डन करता है। जैसे अगर आपकी गाड़ी का इंजन है तो वो गाड़ी के जो व्हील है उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन करता है, और जो बाकी एनर्जी बच जाती है, मान लीजिए Q2 उसके पास बच गई, वो सिंक को ट्रांसफर कर देता है। सिंक एक लो टेम्परेचर हीट रिजर्वॉयर होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी वेस्ट एनर्जी को कहाँ रिजेक्ट करती है? आपके एनवायरमेंट में। ओके, तो तीन कंपोनेंट है, सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। तो सबसे पहले सोर्स क्या है? सोर्स है, इट इज ए हीट रिजर्वॉयर एट ए हाई टेम्परेचर T1। इट इज ए हीट reservoir at a high temperature T1, at a high temperature T1, और जो वर्किंग सब्सटेंस है वो रिजर्वॉयर से हीट एनर्जी रिसीव करता है। ओके, तो विच सप्लाइज हीट टू द वर्किंग सब्सटेंस, विच supplies heat energy to the working substance। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट को होगा, सर ये रिजर्वॉयर का क्या मतलब है? हीट रिजर्वॉयर, स्टूडेंट हीट रिजर्वॉयर का मतलब है एक ऐसा रीजन जिसमें बहुत सारी हीट अवेलेबल है। ओके, या फिर एक कंटेनर जिसमें बहुत सारी हीट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं वाटर रिजर्वॉयर, तो जैसे एक पॉन्ड है, तालाब है, वो क्या है? वाटर रिजर्वॉयर का काम करेगा। आप उससे वाटर ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत वाटर आप उसमें ऐड करते हैं या आप उसे ले रहे हैं तो उसका जो वाटर लेवल है उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। तो इसी तरह से हीट रिजर्वॉयर भी क्या है? एक ऐसा रीजन है जिसमें बहुत सारी हीट अवेलेबल है, और उसमें थोड़ी सी हीट आप ले लेते हैं या उसमें थोड़ी सी हीट आप ऐड कर देते हैं, तो उससे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये सोर्स है। उसके बाद है सिंक, नंबर 2 पे सिंक। सिंक क्या है? ये भी एक हीट रिजर्वॉयर है, लेकिन ये लो टेम्परेचर पर है। जो T2 है, it is a low temperature, means T1 is greater than T2। it is a heat reservoir at low temperature T2, at low temperature T2,
which absorbs rejected heat। ये जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है इंजन का, Q1 में से कुछ पार्ट को तो वर्क में कन्वर्ट कर देता है, बाकी कहां जाती है, सिंक को रिजेक्ट हो जाती है। ओके, तो थर्ड कंपोनेंट है ये वर्किंग सब्सटेंस। नंबर 3, वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस क्या है, ये एक मटेरियल है जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर कुछ वर्क डन करता है और बाकी की जो हीट बच जाती है वो सिंक को ट्रांसफर कर देता है। तो इट इज ए मटेरियल विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स। इट इज ए मटेरियल which absorbs heat from the source and converts it into mechanical energy and converts it into mechanical energy by rejecting some of the heat to the sink, by rejecting some of the heat to the sink। ये है वर्किंग सब्सटेंस। तो मान लीजिए Q1 हीट इसने सोर्स से एब्जॉर्ब की, Q2 सिंक को रिजेक्ट की। लेट Q1 हीट let working substance absorbs heat Q1 from the source and rejects heat Q2 to the sink। ओके, और इस कंप्लीट साइकिल में लेट W इज वर्क डन, लेट W इज वर्क डन इन ईच साइकिल। साइकिल क्या है कि हीट एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से, वर्क डन करेगा और जो बच गई हीट सिंक को ट्रांसफर कर देगा, फिर से दोबारा से वही प्रोसेस होगी। और आपने पढ़ा है, हमने एक टॉपिक किया था इसी चैप्टर में, एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। तो उसमें साइक्लिक प्रोसेस में हमने क्या डिस्कस किया था कि साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल स्टेट होती है मटेरियल की वही फाइनल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस 0 होता है। ओके, सिंस the working substance will return to its initial state after completion of each cycle, so change in internal energy du is 0। u क्या है, इंटरनल एनर्जी, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ आपके पास है
डी क्यू इज डी यू प्लस वर्क डन, पी डी वी जिसको आपने लिखा था, बट डी यू तो जीरो है आपका। ओके, तो डी क्यू क्या होगा, इसका मतलब जीरो प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू, और डी क्यू क्या होगा, डी क्यू होगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 हीट एब्जॉर्ब की, उसमें से Q2 रिजेक्ट कर दी सिंक में, तो नेट एब्जॉर्ब्ड हीट कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 हो जाएगी। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W। तो ये होगा वर्क डन। ओके, अब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी क्या होगी इंजन की, एफिशिएंसी होगी रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट गिवन टू द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस को हीट कितना दिया था, Q1 दिया था, उसमें से वो W को ही वर्क डन में कन्वर्ट कर पाया, बाकी को उसको Q2 को रिजेक्ट करना पड़ा सिंक को। तो इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ratio of work done and heat energy given to working substance, ratio of work done and heat energy given to वर्किंग सब्सटेंस। ओके, एफिशिएंसी को हम ईटा से लिखेंगे, तो ये है वर्क डन बाय हीट एनर्जी गिवन, कितनी दी थी आपने, Q1 दी थी। ओके, Q1 का सिर्फ W पार्ट वो वर्क डन में कन्वर्ट कर पाया, बाकी रिजेक्ट कर दिया Q2 सिंक को। तो W है आपका Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, तो ये आ गया 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो ये है एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन। तो जो एफिशिएंसी है वो हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि Q2 जीरो नहीं होगा किसी भी केस में। और अगर Q2 जीरो हो जाता है तो क्या होगा, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, यानी 100%। इट मीन्स जितनी भी आपने हीट Q1 दी, पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक हीट इंजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या है, ये एक हीट इंजन ही है, वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर से हीट एनर्जी लेता है, लो टेम्परेचर पर ट्रांसफर करता है। रेफ्रिजरेटर उल्टा करता है, लो टेम्परेचर से लेता है और हाई टेम्परेचर पे ट्रांसमिट करता है। लेकिन ये अपने आप नहीं हो सकता, इसलिए एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है इस केस में। ओके, तो रेफ्रिजरेटर it is a device which removes heat from a body at low temperature to the surrounding at high temperature. It is a device which removes heat from a body at low temperature to the surroundings at high temperature. At high temperature. स्टूडेंट, इसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हीट अपने आप लो से हाई टेम्परेचर नहीं जा सकती, उसके लिए कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगेगा, कुछ एक्सटर्नल हेल्प लगेगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूं यहां से।
तो इसमें एक हाई टेम्परेचर है T1, हाई टेम्परेचर T1, जिसको जैसे आपने हीट इंजन में सोर्स कहा था। यहां एक वर्किंग सब्सटेंस है, ये एक वर्किंग सब्सटेंस है, और यहां पर एक लो टेम्परेचर यानी जिसको आपने सिंक कहा था पहले हीट इंजन के केस में, लो टेम्परेचर T2 है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हीट एब्जॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर T1 पर ट्रांसफर करता है। अभी अपने आप नहीं हो सकती, इसलिए बाहर से कुछ वर्क डन होता है। ओके, बाहर से कुछ वर्क डन होता है इस पे, तभी वो हीट लो से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर कर पाता है। ओके, तो Q2 है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, Q1 है हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, जो कि हाई टेम्परेचर पे हमने मानना था। और ये Q1 क्या होगा, Q2 प्लस W, यहां से Q2 एनर्जी मिल रही है, W वर्क डन यहां से हो रहा है, तो दोनों का टोटल क्या होगा, Q1। तो Q2 है हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, Q1 है हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग एट हाई टेम्परेचर, हीट रिजेक्टेड टू surroundings at high temperature T1, okay, and W क्या है, work done on the system, W है work done on the system, okay, तो Q1 किसके इक्वल होगा, Q2 प्लस W के, तो यहां से W आ गया Q1 माइनस Q2, ये है अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, तो जैसे हमने इसमें एफिशिएंसी डिफाइन किया था, रेफ्रिजरेटर के केस में होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें आप कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, मान लीजिए हम K से करते हैं, कुछ बुक्स में कैपिटल E से भी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है Q2 डिवाइड बाय W, हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय वर्क डन, तो ये हो जाएगा Q2 डिवाइड बाय W की वैल्यू है Q1 माइनस Q2, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एंड क्योंकि Q1 माइनस Q2 एंड यहां पर है Q2, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो K इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट ये था कार्नोट ए हीट इंजन एज ए रेफ्रिजरेटर के। तो ये टॉपिक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट अपने आप लो से हाई टेम्परेचर की तरफ नहीं ट्रांसफर हो सकती। ओके, तो टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो तीन अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स हैं आपकी बुक में, सभी का कंक्लूजन एक ही निकलता है। तो पहले हम लिखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।
ये क्या है? It says no process is possible, no process is possible whose sole result is यानी जिसका ओनली रिजल्ट क्या है? whose sole result is the absorption of heat from a reservoir, the absorption of heat from a reservoir, and convert all of it into work, and convert all of it into work. ये है कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट? क्लॉसियस statement, it says it is impossible for a self-acting machine, it is impossible for a self-acting machine without the help of external source, without the help of external source to transfer heat from a body at lower temperature to transfer heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature, to a body at higher temperature. तो स्टूडेंट ये है डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, इसी तरह से कैल्विन स्टेटमेंट भी है। कैल्विन स्टेटमेंट सेज इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन continuous supply of energy from a body by cooling it below the coldest of its surrounding. Okay, तो आप चाहें तो कैल्विन स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर कैल्विन स्टेटमेंट। कैल्विन statement, okay, it says it is impossible to obtain continuous supply of energy, it is impossible to obtain continuous supply of energy from a body by cooling it from a body
by cooling it below the coldest of its surroundings. ये है केल्विन स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? वो प्रोसेस जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इसका मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में इसका मतलब है कि अगर जो आपकी फॉरवर्ड प्रोसेस है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के, तो अगर उस प्रोसेस को आप रिवर्स करते हैं तो भी सेम होने चाहिए। थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। पहले डेफिनेशन लिखवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ग्राफ में कैसे मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल process. A process is said to be reversible. A process is said to be reversible. A process is said to be reversible when various stages of the operation, various stages of an operation, to which it is subjected to, यानी जो जो चेंजेस कर रहे हो आप उस प्रोसेस में, सिस्टम के पैरामीटर्स में, to which it is subjected, can be traced back in opposite direction, can be traced back in opposite direction in such a way that the substance passes through exactly same conditions, that the substance passes through exactly same conditions at every step in the reverse process, at every step in the reverse process, as in direct process, ओके। रिक्वायरमेंट क्या होंगे इसके लिए? रिक्वायरमेंट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस बहुत स्लो होनी चाहिए, सो दैट जो चेंजेस हो वो इतने स्लो होंगे कि उनको आप जब रिवर्स प्रोसेस करोगे तो भी अचीव कर पाएंगे। प्रोसेस शुड बी स्लो, नंबर 2,
अभी आपको लग रहा है सर ये स्टेटमेंट का मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, मतलब क्या है, तो बच्चे अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके, दूसरा, सिस्टम में कोई भी हीट लॉस नहीं होना चाहिए। सिस्टम शुड बी फ्री ऑफ फ्रिक्शन। सिस्टम शुड बी फ्री ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो ये आपने लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, कैसे आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम का इनिशियली स्टेट ए है, फाइनली स्टेट बी है। स्टेट ए में उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और ये जब स्टेट बी पहुंचा, मान लीजिए ये है P5, T5, V और V5, प्रेशर P5, टेम्परेचर T5, वॉल्यूम V5। तो ये A से B क्या है, ये डायरेक्ट प्रोसेस है, यानी फॉरवर्ड प्रोसेस। अब जब A से आप B जा रहे थे, मान लीजिए यहां एक पॉइंट था जहां पे प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। यहां एक पॉइंट था जहां प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T3। यहां कोई पॉइंट था प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T4। ये फॉरवर्ड प्रोसेस में थे। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल कब कहेंगे हम इसको? हम इसको रिवर्सिबल कहेंगे कि अगर हम इसको रिवर्स करें, यानी मान लीजिए मैंने वॉल्यूम V4 कर दिया, तो प्रेशर भी P4 आना चाहिए, टेम्परेचर भी T4। B से मैंने क्या किया, A से B किया मैं, फिर मैंने क्या किया, B पर पहुंचने के बाद चेंज कर दिया वॉल्यूम को V4, तो प्रेशर भी P4 हो जाना चाहिए, टेम्परेचर T4 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने वॉल्यूम को V3 किया या प्रेशर को P3 किया, तो वॉल्यूम V3 आना चाहिए, सिस्टम का टेम्परेचर T3। यही फॉरवर्ड प्रोसेस में थी वैल्यूज, तो यही सेम रिवर्स प्रोसेस में भी आनी चाहिए। ओके, तो हम कहेंगे प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल। आपने A से B जाते हुए क्या किया, प्रेशर P1 से P2 बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2। फिर प्रेशर P3 कर दिया, तो वॉल्यूम V3, टेम्परेचर T3। फिर प्रेशर P4 किया, तो वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T4। फिर प्रेशर P5 किया, तो वॉल्यूम V5, टेम्परेचर T5, पॉइंट B आ गया। अब आपको चेक करना है रिवर्सिबल है या नहीं, तो क्या किया आपने, वापस प्रेशर को P5 से P4 या P3 कर दिया। मान लीजिए आपने P3 कर दिया, तो वॉल्यूम वही आना चाहिए, V3 और T3, टेम्परेचर आना चाहिए, जो कि फॉरवर्ड प्रोसेस में वैल्यूज आ रही थी। तो आपकी प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल कौन सी होती है, जो रिवर्सिबल ना हो। irreversible process, a process which is not reversible is called irreversible process. For example, burning of paper. burning of paper क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोसेसेस हैं नेचर में, हमारी डेली लाइफ में, जो इरिवर्सिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे कार्नोट टेंजेंट। तो तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।